कुछ नहीं बेटा, अभी बुखार बहुत लगा है। सबको लगेगा ही अभी। मौसम चेंज हो रहा है ना एक्चुअली। हाँ भैया मम्मी के और मम्मी को भी लग गया है, भैया को। भैया को भी लग गया है। मौसम चेंज हो रहा है ना, सबको होगा। और इसमें भी फिर अपने आप में ठीक नहीं होएगा। हाँ? अच्छा अपने आप में ठीक नहीं होएगा। तो ऐसे ही है ना मौसम, मतलब बुखार भैया ऐसे को ही है। एक दिन ठीक होगा एक दिन आज ठीक होगा। हाँ, अभी मतलब आ ही रहा है ऐसा। मैं एक दिन आया तो ठीक हूँ। नहीं मत करना। ओके, तो हाँ, तो हाँ कहाँ तक पढ़ना है हम लोग? हाँ, इंसुलेटर पढ़ना है ना, बोल दिया मैं कंडक्टर। इंसुलेटर पढ़ना है ना, इंसुलेटर। हाँ चलो बेटा इधर आना है। तो देखो इंसुलेटर कहने का मतलब क्या है? इंसुलेटर, तो इंसुलेटर कहने का मतलब आप लिख सकते हैं क्या, मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है हमारे पास। हाँ रखो ना, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट नहीं जाता। क्या नहीं आता है? करंट पास आउट नहीं होता। तो जिस मटेरियल में करंट पास नहीं होता, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, द मटेरियल इन विच, the materials in which current is not allowed to move। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्या लिखे हैं कि the materials in which current is not allowed to move, एक ऐसा मटेरियल जिससे करंट नहीं जाता, तो उसकी क्या कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे शब्द है रेंज ऑफ resistance of this material is about 10 to the power minus 10 ohm ohm per meter to 10 के पावर माइनस 20 ओम पर मीटर। यानी यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो कि द रेंज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल इज अबाउट 10 to the power minus 10 ohm per meter to 10 to the power minus 20 ohm per meter। इधर ध्यान देना। हाँ, अब आपको समझना क्या है, यानी कि देखो, यानी कि जो रेसिस्टेंस का रेंज है, मतलब रेसिस्टेंस देखो क्या लिखा हुआ है, पहले समझ ले, लिखने का काम बाद में। मैंने बोला क्या रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी 10 की पावर माइनस 10 ओम पर मीटर टू 10 के पावर माइनस 20 ओम पर मीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा ये चीज समझो। तो मतलब मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कितना सेल का पोटेंशियल, मतलब कितने पोटेंशियल का बैटरी हम लगा दें कि इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, उसको समझने के लिए एक फॉर्मूला तो देखो V इक्वल टू लिखते हैं आई आर, जहाँ पर देखो V इक्वल टू होता है वोल्टेज ऑफ सेल, I इज इक्वल टू आप लिखते हैं करंट, और R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। यानी किसी, अब ऐसे समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इनसे आगे क्वेश्चन पूछा गया तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। डायरेक्ट कितना बोल सकते हो, अपोजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अच्छा अब यहाँ पर समझो, मैं जो एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूँ समझो। यानी आपके पास एक मटेरियल है, ये आपके पास एक मटेरियल है, और ये मटेरियल है जो आपका इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। और मैंने बोला क्या इसका जो रेसिस्टेंस है वो है 10 की पावर माइनस 20 ओम पर मीटर। मतलब 1 मीटर तार का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है? 10 की पावर माइनस 20। हम इसके द्वारा जो करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं। कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं। तो कितना वोल्टेज होना चाहिए? तो दैट मीन्स यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R मैंने बोला। तो V इज इक्वल टू I कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर का करंट। कितना एम्पियर का करंट? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं। इसका रेसिस्टेंस कितना है? 10 टू द पावर माइनस 20 ओम। यानी कि उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? उस सेल का वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा उस सेल का वोल्टेज। देखो यानी कि ये माइनस में है तो माइनस साइन को चेंज करोगे तो किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। तो मतलब वोल्टेज कुल मिलाकर किस में आना चाहिए? 10 के पावर 20। कितना आना चाहिए? 10 के पावर 20 वोल्ट। मतलब इतना वोल्ट का रहेगा अगर सेल कम से कम, तब क्या कर पाएगा वो? टर्मिनल से करंट को जाने देगा। अब समझ रहे हो कि 10 के पावर 20 जीरो का मतलब कितना हाई वोल्टेज वो रोक सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इंसुलेटर भी, हाँ इंसुलेटर भी, प्लास्टिक कोई भी मटेरियल, मतलब 10 के पावर 20 वोल्ट का बैटरी लगा दो तो हर एक मटेरियल से क्या होगा? करंट पास आउट हो जाएगा।
अब 10 की पावर 20 जो ना, तो इतना तुम इतना सेल प्रोड्यूस कर सकते हो, समझ में आया ना। और वो पर सेकेंड होना चाहिए, इतना पर सेकेंड, तब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब वही होता है कि रेसिस्टेंस का एक रेंज यहाँ पर डिसाइड किया गया, उस रेंज से एबव वोल्टेज तुम दे दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो हम लोग कहते हैं क्या, इसको एग्जैक्टली समझने के लिए देखो एक सर्किट बना देते हैं, कंप्लीट सर्किट। जैसे मान लो ये सर्किट है, यहाँ से ऐसे ये बैटरी है, यहाँ से बाहर, ऐसे है ना। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर कि करंट यहाँ से भेजेंगे और यहाँ वापस तक आना चाहिए। तो ये सेल का कुछ पोटेंशियल होगा, है ना, पूरा ऐसे चलाया, कुछ यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे, मान लो यहाँ से ए से बी तक चलाया तो सिर्फ 2 टर्मिनल पर चलाया, और ए टू ए चलाया मतलब ए बी ए चलाया, तो ये कंप्लीट सर्किट। और कंप्लीट साइकिल आपको क्या फाइंड आउट कर देता है, सेल का ईएमएफ, मतलब सेल कितना ताकत लगाएगा, किसके लिए, चार्ज को चलाने के लिए। अर्थात इसको समझने के लिए आगे का एक टॉपिक समझना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। चलो इसको नोट करो पहले, फिर हम लोग पोटेंशियल को ही डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो आगे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना। पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले एक कैरेक्टर और समझना पड़ेगा, जो कि चार्ज का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा हुआ है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे एक चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, ठीक है, और चार्ज का बेसिक मतलब क्या होता है, इससे समझें। आपको बताया होगा मैंने, जब चार्ज का मैंने ये क्लास किया था तो आपको बताया था कि चार्ज मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, और बेसिकली चार्ज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय और डिस्कवर्ड बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन कूलम्ब्स, ये भी बताया था आपको। ओके, नाउ अगर चार्ज एक वस्तु का या किसी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टीज है, तो यानी बॉडी में चार्ज पहले से प्रेजेंट होता है, बाहर से कहीं से आता नहीं। अब यहाँ पर हम आपको एक कैरेक्टर समझाना चाहते हैं चार्ज के बारे में, कि चार्ज के अंदर कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, उसको समझो। तो मैंने क्या बोला, इसको समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी समझते हैं। हमारा दो फ्रेंड है, ठीक है ना। पहले फ्रेंड के पैकेट में एक चार्ज बॉडी रख दिया और उसको बोले क्या, क्लासरूम में आके बैठने के लिए। तो जो हमारा फ्रेंड था, जो फर्स्ट फ्रेंड था, वो अपने पैकेट में चार्ज बॉडी को रख करके क्लास के अंदर आया और आराम से वो अंदर आके बैठ गया, आराम से वो अंदर आकर के बैठ गया। एक दूसरा फ्रेंड था, उसके बॉडी में भी यानी उसके पैकेट में भी मैंने एक दूसरा चार्ज बॉडी दिया, और सेम काम करने के लिए उसको भी बोला गया कि तुम भी आओ और इस कमरे में आके बैठो, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है। जब उसी कमरे में मेरा दूसरा फ्रेंड एंटर करने का कोशिश कर रहा था, तो पहले फ्रेंड के प्रेजेंस के कारण उस पर एक फोर्स फील हो रहा था। क्या रहा था, एक फोर्स फील होता, मतलब वो एंटर कर रहा था, उसको एक रिपल्सिव फोर्स फील होता, फिर वो एंटर कर रहा था, उसको एक रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा था। अच्छा, जब पहला फ्रेंड आया था तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जब दूसरा फ्रेंड आ रहा तो उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब सेम सिचुएशन को समझने के लिए मैंने फिर से दोनों को बाहर किया, और दूसरे फ्रेंड को जब पहले भेजा तो उस पर कोई फोर्स नहीं था। बाद में फिर पहले वाले फ्रेंड को भेजा तो दूसरे फ्रेंड के उपस्थिति में पहले वाले फ्रेंड पर फोर्स लगना शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि चार्ज एक ऐसा बॉडी है जो अपने ही जैसा बॉडी पर फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। पहला चीज, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अपने ही जैसा बॉडी पर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। दूसरी चीज आप एक चीज और समझिए यहाँ पर, क्या दोनों फ्रेंड मेरा एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए फोर्स को फील कर रहा था या बिना आए, बिना आए। सो इट इज अ काइंड ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, नाउ अब हम कहते हैं क्या, जहां पर हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स फील होता है, उस नॉन कांटेक्ट फोर्स का जो फील्ड होता है उसको हम लोग जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं वो अपने आसपास एक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन को हम ऊपर फेंकते हैं, नीचे की ओर आया, नीचे आया तो कहते हैं ना किसकी ओर जा रहा है, ग्रेविटेशन की ओर जा रहा है।
क्या ये अर्थ के कांटेक्ट में है? नहीं है, लेकिन उसके फील्ड के कांटेक्ट में तो हो सकता है ना। तो वैसे फोर्स जो नेचर में नॉन कांटेक्ट होते हैं वो हमेशा पहले एक फील्ड बनाते हैं और वो फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करता है? वो फोर्स मतलब फील्ड बनाता है और वो फील्ड ही क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो दो बातें मैंने बोला। पहली बात है, क्या बोला मैंने? अ चार्ज बॉडी, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज attract or repel. A charged body always attract or repel another charged body. Another charged body. मतलब फोर्स जब भी लगेगा तो दोनों बॉडी में क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। अनदर चार्ज बॉडी। चलो सेकंड चीज, सेकंड एक चीज और हमने क्या बोला? द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स था वो कैसा है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं। एंड द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मेक अ फील्ड। क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। ओके चलो, इस फील्ड को समझने के लिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या फील्ड चारों तरफ बनेगा या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में बनेगा या कहीं एक जगह बनेगा। उसको समझने के लिए हमने क्या बोला? एक पॉइंट चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? एक पॉइंट चार्ज ले लिया। प्लस क्यू कूलम्स का एक पॉइंट चार्ज लिया, यानी एक स्फेरिकल चार्ज है। प्लस क्यू कूलम्स का कैसा चार्ज है? एक स्फेरिकल पॉइंट बॉल चार्ज। अच्छा, इस स्फेरिकल पॉइंट बॉल चार्ज के सामने एक छोटा सा पॉइंट बॉल चार्ज हम यहाँ पर क्यू कूलम्स का और रख रहे हैं। ये मान लो ना कैपिटल क्यू सोर्स कूलम, ये क्यू कूलम्स, इसको मैंने रखा। तो जिसको हम रखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। जिसको मूव कर रहे हैं वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा। तो ये सोर्स चार्ज है और ये क्या है? टेस्ट चार्ज ना। तो मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखा प्लस क्यू कूलम्स जो है वो आपका सोर्स चार्ज है क्योंकि उसको स्टेबल रखा मैंने। और प्लस क्यू कूलम्स का जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। वो कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, क्योंकि उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस चार्ज को हम यहाँ पर रख रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इस डायरेक्शन से। ठीक है। अच्छा, इसी चार्ज को मैंने सोचा यार हो सकता है इस लाइन में रखा है इसलिए फोर्स लग रहा है। इस चार्ज को हम यहाँ पर रख देते हैं, एक और फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। सेम चार्ज को हम यहाँ रख देते हैं, इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। सेम चार्ज को यहाँ पर रख देते हैं, इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन। स्ट्रेट वर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमेशा मैंने क्या देखा, यानी जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फोर्स लगा है। कैसा फोर्स लग रहा है? एक स्ट्रेट लाइन फोर्स लगा है। और क्या वो हर डायरेक्शंस में या किसी एक डायरेक्शन में? वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में। इवन यू कैन से दैट कि अगर हम मान लो ये स्फीयर ऐसे है, स्फीयर है तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और इसके ठीक सामने यहाँ पर अगर चार्ज को रखें तो ये ऐसे बॉडी से बाहर आता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसा पैटर्न्स होगा उस तरीके से अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक ये फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। तो फील्ड किसी एक डायरेक्शंस में नहीं बनेगा, फील्ड क्या बनेगा? ऑल डायरेक्शंस में बनेगा। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना। अगर आप 2D देखना चाहते हैं, अगर 2 डायमेंशनल पैटर्न्स देखेंगे तो सर्कुलर। अगर आप 3D टाइप का देखेंगे तो एक स्फेरिकल चार्ज एक स्फेरिकल फील्ड बनाएगा। चार्ज अगर स्फेरिकल है तो फील्ड स्फेरिकल होगा। ठीक है। और पॉइंट चार्ज हमेशा कैसा होता है? कैरेक्टर्स में स्फेरिकल होता है, इसलिए वो अपना फील्ड भी कैसा बनाएगा? स्फेरिकल फील्ड बनाएगा। तो 2 डायमेंशनल एनालिसिस देखोगे तो इसका फील्ड आपको ऐसे सर्कुलर मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो 3 डायमेंशनल में ऐसा है, जैसे मान लो ये तुम्हारा चार्ज है तो इसके चारों तरफ फील्ड बनेगा। अच्छा, जब चारों तरफ फील्ड बनेगा तो मैंने बोला फील्ड ऐसा बनेगा। समझ में आ गया ना। एक स्फीयर के चारों तरफ फील्ड बनेगा। अगर 3 डायमेंशनल फील्ड होगा तो स्फेरिकल फील्ड होगा। 2 डायमेंशनल फील्ड देखना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो ना, मतलब यहाँ से है ना, हाँ कॉमन पॉइंट्स, इससे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर चारों तरफ देखोगे तो एक सर्कल हुआ।
अच्छा, इसी पॉइंट से 2 सेंटीमीटर 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 पर देखोगे तो दूसरा कॉमन सर्कल है। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, ये हमेशा नेचर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा और ये हमेशा नेचर में कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होगा। तो फील्ड कैसा बना है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर कैसा फील्ड बना है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो फटाफट नोट डाउन करो इसको। नहीं आप हाँ। दोनों सेम चार्ज लेंगे तब तो चार्ज ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा। हाँ, मतलब अगर रिपल्सन opposite तभी होगा जब सेम चार्ज लेंगे। अगर अपोजिट चार्ज चार्ज लेंगे difference- तो अट्रैक्ट हो जाएगा। मेरा चार्ज डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है इससे, हाँ? क्वांटिटी कोई जरूरी नहीं है। सेम चार्ज का भी सेम मैग्नीट्यूड का भी रहेगा तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सेम चार्ज रखेंगे तो जहाँ रखेंगे वहीं रह जाएगा। ये कोई जरूरी तो है, 5 कूलम का रखोगे तो डिस्टेंस पर मैटर करेगा ना। 5 कूलम्स का पॉजिटिव 5 कूलम्स का पॉजिटिव रिपेल जरूर करेगा। हाँ। समझ में आया? या कोई उसका एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस तक नहीं होगा। वो हर पॉइंट, वो हर चार्ज के केस में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक ही वो पॉइंट होता है और हर वो पॉइंट इनफाइनाइट। जैसे देखो यहाँ पे समझ लो, जब मैंने अपने हाथ को यहाँ पे रखा तो इस हैंड इस पोजीशन पर ये पॉइंट इनफाइनाइट है। टच हुआ नहीं हुआ ना टच, है? अच्छा, अब अगर मैं हाथ का डायरेक्शन से ऐसे कर दूँ तो टच हो गया। अब ये पॉइंट इनफाइनाइट में है नहीं, समझ में आ रहा? तो ऑब्जेक्ट टच से बाहर ही हाँ, ऑब्जेक्ट के टच से बाहर, इंटेंसिटी से बाहर वाला पॉइंट infinite। इनफाइनाइट। तो सेम चीज़ है, मैग्नीट्यूड कम है तो ये पॉइंट इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड अधिक है तो वो पॉइंट इनफाइनाइट। समझ में आया ना? तो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, कि जो सोर्स चार्ज आप ले रहे हैं वो सोर्स चार्ज कितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। समझ में आया ना? वो इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होगा, उतना ही बाहर जाएगा। ओके, अब देखो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लोगे तभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना आसान रहेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी एक चीज़ तो समझ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज के अराउंड होता है। क्या होता है? चार्ज के अराउंड होता है। तो क्या लिख सकते हैं, अ फील्ड अराउंड चार्ज, अ फील्ड अराउंड चार्ज, मतलब जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर फील्ड होगा, है ना? तो अ फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना? सो क्या लिखा है यहाँ पर, अ फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल्स वेयर फोर्स ऑफ रिपल्सन, वेयर फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, ठीक है ना? वेयर फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन कैन ऑब्जर्व on another charge, on other charge, मतलब दूसरे चार्ज पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक फोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझ में आता है, फील्ड ऑलवेज क्रिएटेड बाय सोर्स चार्ज, मतलब जो आप चार्ज लेते हैं, है ना, उसको आप सोर्स चार्ज करते हैं। वो सोर्स चार्ज हमेशा क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। एंड force experienced on टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पर आप फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, अभी एक चीज और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई। किससे डिनोट करते हैं इसको, ई से डिनोट करते हैं। अब तो यानी कहने का मतलब देखो क्या है, आपने एक चार्ज ले लिया, आपने एक प्लस क्यू कूलम्स का चार्ज ले लिया, ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, एक फील्ड बना रहा है। तो मैंने बोला ये फील्ड बनाया, ये फील्ड बनाया, ये सब फील्ड है आपका, है ना? इस फील्ड को हमने क्या नाम दिया, ई से। किससे नाम दिया, ई से डिनोट किया। अब वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर हेड लगा देते हैं, सिर, है ना? ये कैसे क्वांटिटी, वेक्टर, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ तो मैंने बोला क्या, इस क्यू का मतलब ही क्या होता है, ई होता है, क्योंकि सोर्स चार्ज क्रिएट, देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स चार्ज क्रिएट फील्ड, यानी दैट प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस ई, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है? इसलिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब देखो दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड, हाँ सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन टेस्ट चार्ज। तो अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू कूलम्स का,
तो इस क्यू कूलम्स पर क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स क्या है? हाँ? चार्ज अच्छा कोई बात नहीं। ओके तो देखो यहाँ से, तो मैंने क्या बोला यहाँ से, ऐसे भी लास्ट टॉपिक है, मैंने क्या बोला, इस प्लस माइनस क्यू की सॉरी दिस प्लस माइनस क्यू दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को जब हम फील्ड में रख रहे हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैंने बोला इस पर फोर्स लगा कितने न्यूटन का? एफ न्यूटन। तो जो एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और किस पर लग रहा है? चार्ज पर। चार्ज पर। किस पर लग रहा है? चार्ज पर। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मतलब क्यू कूलम्स के लिए कितना फोर्स है? एफ न्यूटन का। इसलिए 1 कूलम का कितना फोर्स होगा? एफ बाई क्यू पर न्यूटन कूलम्स। ये जो एफ बाई क्यू है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो दैट ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये फॉर्मूला हो गया। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से? ई इंटू क्यू। आया समझ में? आज की नहीं आया? एनी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या लिखेंगे आप यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, जिसको ई लिखते हैं। तो इसको आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए ई इज इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स। सो वी कैन राइट फोर्स समानुपाती इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, क्लियर है? कि कोई कंफ्यूजन है?